नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। अपने मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पुस्तक मेले का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने। मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस अवसर पर, जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह जो हम सब के हाथों से आज यहाँ पर संपन्न हुआ, आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, मैं आप सभी का अपने हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी मानवों एवं साहित्य रसिकों के समूह उपस्थित होकर मुझे अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे आप जैसे आज महान साहित्यकारों को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और सच में जैसा आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने कहा कि आप सब अपनी लेखनी से समाज को दिशा देने का काम करते हैं और आप सबको सम्मानित करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि आप कोई सम्मान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम सब भी सम्मानित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और शब्द साधकों के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी नई पहचान दी है। यह हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण से एक ऐसी विभूति को सम्मानित कर रहे हैं जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। सुभाष पंत जी ने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। चलिए आज के मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है। यहां सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक भी निलंबन खत्म होने के बाद सदन की कार्यवाही में शामिल हुए थे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत सिंह के बीच बेहद जोरदार बहस हुई, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। सदन द्वारा निलंबित सदस्य सदन के परिसर का तुरंत परित्याग करने के लिए बाध्य होंगे, किंतु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। निलंबित सदस्य बिना किसी और प्रस्ताव के सत्र की शेष कालावधि के लिए निलंबित हो जाएंगे। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। अध्यक्ष जी, मेरा 11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। तो दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। पक्ष और विपक्ष सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आमने सामने है। सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह क्या बोले, ये भी आपको सुनाते हैं। हमने पहले भी इस बात पे कहा है आतिशी मार लेना को कि संवाद लोकतंत्र की ताकत होती है। आपने जो काले कारनामे किए हैं, अगर उस पर चर्चा सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में हो रही है तो आप आइए और सुनिए, और अगर आपको लगता है कि तथ्य ठीक नहीं है तो जवाब दीजिए। लेकिन अपने चोरी, अपनी लूट और अपने पापों को छुपाने के लिए आप अनेक आडंबर का सहारा लेंगी, झूठ बोलेंगी और बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है। विधानसभा का सत्र चालू है, वहां आइए, बात रखिए अपनी। और दिल्ली की सरकार तो इसलिए हमारी मुख्यमंत्री ने भी कहा है
कि भाई हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं और आप बात नहीं करेंगे हम तो रखेंगे। सीएजी की रिपोर्ट छुपाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। अब वो रिपोर्ट अगर विधानसभा पटल पर है तो चर्चा तो होगी, पता तो चलेगा कि हेल्थ के एक्साइज में कैसे आपने चोरी किया, घोटाला किया। और हेल्थ की जो रिपोर्ट आई है किस तरह से कोविड के समय मतलब बिस्तर होने के देने केंद्र सरकार देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार वो सुविधाएं लेने को तैयार नहीं थी। और अभी भी जो सीएजी रिपोर्ट मैंने देखी है उसके हिसाब से दिल्ली में आज भी मरीजों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे, एक साल एमआरआई की तारीख नहीं मिल रही है, सर्जरी के लिए इक्विपमेंट नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो दुकानदारी इन्होंने चलाई है वो सब उस सीएजी रिपोर्ट में है। तो आम आदमी पार्टी को विनम्रता के साथ आकर अपने पापों का जो कलई खुल रही है उसका सामना करना है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। उधर कार्रवाई विधानसभा की शुरू होने से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट सत्र का ऐलान भी कर दिया। काफी महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट सेशन 24 मार्च से 26 मार्च तक चलेगा, यानी कि 3 दिन का ये बजट सेशन होगा। विशेष रूप से दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में है। आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। वहीं जब कैग रिपोर्ट को हथियार बना रही बीजेपी ने वार किया तो केजरीवाल के खास विधायक ने जवाब दिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक गोपाल राय ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया है और ये साफ दर्शाता है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी सरकार ने बखूबी निभाई। गोपाल राय ने कहा कि पूरे भारत में पहली बार मोहल्ला क्लिनिक बनाने की पहल दिल्ली में हुई। ये पूरी प्रक्रिया संघर्ष से भरी हुई है, यहां तक कि डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति भी इस संघर्ष के तहत करना पड़ी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार लगातार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करती रही, इससे काम नहीं करने दिया, काम बाधित हुआ। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय कार्य था कि पहले सदन की शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबाव में हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की। आज आखिरी दिन है, सदन में हमारे सभी विधायक जा रहे हैं और सदन के अंदर हम सभी चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। निश्चित रूप से हिस्सा लेगी और अपनी बात रखेंगे। हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करने का बजट बनेगा। तो दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज अंतिम दिन था। जमकर हंगामा हुआ। सत्र के दौरान तीखी बहस भी हुई, लेकिन सवाल ये उठता है इन सबसे आम जनता का क्या फायदा हुआ। इस सत्र में आम जनता के लिए क्या कुछ हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। दीपक शर्मा है कांग्रेस प्रवक्ता, प्रदीप सिंह है भारतीय जनता पार्टी के नेता, नवीन गौड़ है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सुधीर कुमार सोनी राजनीतिक विशेषज्ञ,
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन गौर जी, आज की कार्रवाई को किस तरह से आप देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन तीखी नोकझोंक कई बार हुई विधानसभा में। अनम्यूट करिएगा नवीन गौर जी। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी पैनलिस्ट साथियों को और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के कामों को रोक के बैठी हुई थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर जब ये सीएजी की क्योंकि जब बात करते हैं तो ये चुनाव से पहले एक सीएजी रिपोर्ट लहरा रहे थे। हर न्यूज चैनल पे भारतीय जनता पार्टी वाले जाके कह रहे थे, ये देखो सीएजी रिपोर्ट, दिल्ली सरकार दबा के बैठी है, ये देखो सीएजी रिपोर्ट, दिल्ली सरकार दबा के बैठी है। वो सीएजी रिपोर्ट किसके दफ्तर में प्रिंट करी गई थी, पहले भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए। वो सीएजी रिपोर्ट कहां गई? वो झूठी रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनी थी, वो सीएजी रिपोर्ट कहां है? और जो सीएजी रिपोर्ट आई, जिसको ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बड़ा शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला, लिकर स्कैम, क्या कहा उस सीएजी रिपोर्ट ने? उस सीएजी रिपोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जितना भी लिकर एक्ट के अंदर जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली में, वो सारी की सारी हरियाणा और यूपी बॉर्डर पे हुई है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट नहीं होता कि दिल्ली के अंदर दारू की, शराब की चोर बाजारी और काला बाजारी और स्मगलिंग करी जा रही थी? क्या इससे स्पष्ट नहीं होता? वो सीएजी रिपोर्ट कहती है कि अगर नई शराब पॉलिसी, नई लिकर पॉलिसी इंप्लीमेंट रहती तो दिल्ली सरकार को 4000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता। 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार को नहीं आने दिया, ताकि लोगों का विकास ना हो सके। और इनका नैरेटिव केवल एक था, इनको केवल एक सेट करना था, वो ये सेट करना था कि आम आदमी पार्टी को किसी प्रकार से बदनाम करो, आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से गलत साबित करो। तो आज ये साबित हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी बताना चाहता हूं कि आज ये साबित हो गया, भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा लिए घूम रही थी। जो जिसे ये सीएजी रिपोर्ट बता रहे थे, वो बेसिकली इनके हाथों में जो कागज थे वो झूठे थे, वो बेईमानी थी। इन्होंने जनता के साथ बहुत कुछ बोला, शराब नीति को लेकर बहुत कुछ बता रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बहुत कुछ बता रही है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, देखिए हम शराब नीति पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। आज जो चर्चा हुई कैग की रिपोर्ट को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि स्टाफ की भारी कमी जो कैग की रिपोर्ट में था, दवाइयों की खरीदारी में अनियमितताएं बरती गई, दवाइयों की खरीदारी नहीं थी, स्टाफ बहुत ज्यादा कम था, जो मशीनें लगी हुई थी वो या तो खराब थी या उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, वेटिंग बहुत ज्यादा अस्पतालों में थी। कैग की रिपोर्ट भी ये कह रही है और सदन के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा हुई। देखिए, बड़ी विचित्र बात है। अपने गिरेबान में ये लोग नहीं झांकते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने ये मंत्री कह रहे हैं ना, मंत्री तो कहेंगे लगाइए आरोप और आप जांच करवाइए, और जांच से स्पष्ट होगा, आपके कहने से नहीं स्पष्ट होगा, जांच से स्पष्ट होगा। आप जांच करवाइए, अगर आम आदमी पार्टी गलत होगी तो उसको सजा मिलेगी, तो आप उस पर जांच कराइए। पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हरियाणा और यूपी की तरफ जहां इनकी सरकार चल रही है ट्रिपल इंजन की, डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन की कैसे? ये सेंटर में भी बैठे हुए हैं, ये स्टेट में भी बैठे हुए हैं, और ये नगर पालिका में भी बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं। पर अगर आपको जान के अचरज होगा, चलिए आप दिल्ली में आप विपक्ष में बैठे हैं और डबल इंजन की इनकी सरकार है और एक इंजन आपका भी दौड़ रहा है वहां पर एमसीडी में। प्रदीप सिंह जी, अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप चुनाव में तो बदनाम करते रहे, ठीक है, लेकिन अब तो उन सब चीजों को छोड़कर काम धंधा शुरू कीजिए जनता के लिए। देखिए, जिस भी भेड़िए की खाल उतर जाती है, जो शीप की खाल जो होती है ना, जब वो उतर जाती है तो वो इसी तरह की बातें करता है। आम आदमी पार्टी जो विचारधारा है, इनके पत्ते खुल चुके हैं और ये खत्म हो चुके हैं। किस प्रकार से ये अभी भी बात कर रहे हैं और किस प्रकार से अभी भी ये पक्ष रख रहे हैं, इनको जरा विचार करना चाहिए कि मुनाफाखोरी और घूसखोरी और कमीशनबाजी के अलावा कुछ इन्होंने किया नहीं। 28% ही केवल मेडिकल बजट को इन्होंने उपयोग किया और इनको शर्म नहीं आती जनता के सामने बैठ के किस प्रकार की बातें करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट खुलती जा रही है, लोगों को पता चलता चला जा रहा है
और फिर भी ये बेशर्मों की तरह से इस तरह की बातें करते हैं। इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। कितना घात किया इन्होंने बीते 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार में। इनका नैतिक कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। इनके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, किस प्रकार की बातें करते हैं। स्वीकार्यता में जनता के समक्ष बात हो जाती है। आप इनके किसी भी नेता में किसी व्यक्ति लेकिन का नाम नहीं दूंगा। लेकिन प्रदीप जी, क्या आप इनकी गलतियां ही निकालते रहेंगे? आप भी कामकाज कुछ करेंगे या इनकी गलतियों में, इनकी नाकामी में ही अपनी कामयाबी देखेंगे? सर, इनकी नाकामी में अपनी कामयाबी देखना इससे बढ़िया कि हम घर बैठ जाएं और जल्दी की जनता ने हमें जो अवसर दिया हम उसका पूरा सदुपयोग करेंगे। आप तो बताइए ना, नवीन गौर जी, एक बार प्लीज। आप न पूछे प्रश्न, आपको अधिकार नहीं है। नवीन गौर जी, नहीं है प्रश्न पूछने का। जी, आप बात रखिए प्रदीप जी। अब मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, आपकी विचारधारा को डूब मरना चाहिए। मैं व्यक्तिगत एकदम नहीं कह रहा हूँ, बार बार कहूंगा मैं ये। लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई अधिकार नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को चाहिए, जिस विचारधारा। एक मिनट नवीन जी, मैंने आपसे शुरुआत की। एक मिनट नवीन जी, मैंने आपसे शुरुआत की और आपको काफी वक्त दिया। अब आप प्लीज नोट करिए। दीपक शर्मा जी, आप देख रहे हैं विधानसभा में किस तरह से सत्र चल रहा है। कुछ दिन तो आम आदमी पार्टी के विधायक सस्पेंड रहे कार्रवाई से, अब जब आज आए तो तीखी बहस में ही पूरा दिन में उलझे रहे। दीपक शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, अपने दोनों हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इनके माध्यम से आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद का रास्ता छोड़िए, जनता के हितों से नाता जोड़िए। एक पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया सरकार चलाने का, दूसरी पार्टी जो अभी भी चुनाव हारी है, जिसको जनता ने रिजेक्ट किया, और लोकतंत्र में ही होता है, एक को एक्सेप्ट किया जाता है, दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है। उस पार्टी को जनता ने रिजेक्ट किया। जो दावे वो बड़े बड़े करती थी वो पार्टी, वो दावों को जनता ने नहीं माना, तो उसको बड़ी विनम्रता के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए। अब कैग की रिपोर्ट, दीपक शर्मा जी, कैग की रिपोर्ट कितना बड़ा हथियार है बीजेपी के लिए? देखिए, कैग की रिपोर्ट के बारे में जिस तरह से अभी मैं देखता हूं, कई बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़े जोश खरोश से बोलते हैं, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। अरे थोड़ी सी तो आत्मचिंतन कीजिए, थोड़ा सा तो आत्मचिंतन कीजिए। शराब घोटाले की बात जब उठती थी तो कहते थे कुछ नहीं है, अब उसमें अनियमितताएं इतनी निकली हैं, आप बार बार ये कहते हैं कोई घोटाला नहीं निकला, कोई घोटाला नहीं निकला। अरे अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें जो अनियमितताएं निकली हैं वो तो मानिए। चाहे उसमें आप कमीशन के मामले में चाहे जहां पर वो दुकानें खुली, जिन एरियाज में दुकान नहीं खुल सकती, तो उन एरियाज को कैसे, किसने अलॉट किया, किसने परमिशन दी, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। अभी उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अनियमितताएं बरती गई हैं, 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य सेवा को ले प्रवक्ता ये बोलते हैं कि कुछ नहीं निकला। अरे स्वास्थ्य, आप शराब और स्वास्थ्य, सुधीर कुमार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने पूरा विधानसभा का चुनाव प्रचार देखा, आरोप प्रत्यारोप, वही स्वास्थ्य को लेकर आरोप लगे, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर, शराब घोटाला, यमुना का। अब आपने विधानसभा की कार्रवाई देखी, विधानसभा की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, क्या कहेंगे इन सबको लेकर? देखिए, पहले तो मैं जितने आमंत्रित सदस्य हैं पार्टी के, उनको ये बता देना चाहता हूं कि जो कैग है, जो एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी पार्टी की संस्था नहीं है। पहले तो हमें समझना होगा कि संवैधानिक संस्था का रोल क्या है। मैं अभी 300 पेज की रिपोर्ट पे मोटा मोटा पढ़ रहा था, तो जो ऑब्जेक्टिव है उसके कैग के, जो रखी गई रिपोर्ट, क्योंकि आपने भी कहा कि जो शराब की नीति है उस पर तो बहुत चर्चा हो चुकी है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चलेगी, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, उस पर चर्चा करना बेमानी है इस समय। तो आज हम केवल बात करते हैं हेल्थ की सीएजी रिपोर्ट के ऊपर में। तो जो कैग जब स्थापना हुई आर्टिकल 149 और 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें जो ऑब्जेक्टिव थे लीगलिटी, रेगुलेटरी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल, जो पैसा केंद्र सरकार रिलीज करती है उसको देखने का काम है कैग का, कि उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कितनी है और प्रोसीजरल मिस्टेक्स कितनी है या इरेगुलरिटीज कितनी है। तो मैं इसको जब देख रहा था, तो मेरा निवेदन ये है कि सब पार्टियों को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, इसीलिए आम आदमी पार्टी इसको सदन में पेश नहीं कर रही थी, जिसके लिए लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको सदन के पटल पर रखा जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो इतनी गंभीर स्थिति है
इस हेल्थ के लोगों के जीवन से खिलवाड़ जो किया गया है, मतलब एक पेज नहीं, एक एक करके आप नहीं, आम आदमी पार्टी तो ये कहती रही और दूसरे राज्यों में चुनाव भी लड़ा। स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में हमने देखी है विश्व स्तर की कर दी, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। इसको दूसरे राज्यों में उन्होंने मुद्दा भी बनाया कि अगर हमारी यहाँ पर सरकार बनती है तो इसी तरह की हम सुविधाएं करेंगे, लेकिन कैग तो बिल्कुल उल्टा बता रही है। आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ आपके पास जी। सुधीर जी जी, मैं केवल सीधा आता हूँ। 2016 से 17 तक, 16-17 में करीब 10,000 बेड का निर्माण इनको करना था, जो इन्होंने बजट के सेशन में असेंबली के अंदर में बोला था। और 2021 में आने के आते 1357 बेड केवल बने, जिसमें कोरोना से बहुत लोग इस देश से चले गए, इस जीवन से चले गए। तो ये तो जनता के प्रति इतना बड़ा अपराध है। ये आर्थिक अपराध, एक तो आर्थिक अपराध होता है, एक नैतिक अपराध है। ये इतना बड़ा अपराध है। मेरा मानना यह है कि इस ईमानदारी से अगर इस रिपोर्ट को अगर कोई आदमी पढ़ेगा तो ये अपने आप में इतना फेल्योर है। एक बार सुधीर कुमार जी, कैग की रिपोर्ट में दिया था, उसमें यह कहा गया था कि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, वेटिंग अस्पतालों में बहुत ज्यादा है, अब डॉक्टरों की कमी है, मशीनें कम हैं और जो है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये तो सारे जितने भी राज्य हैं हमारे, हर जगह यही स्थिति है। अगर आप जहां देखेंगे, आप कौन से राज्य में कह देंगे कौन से पार्टी का राज्य होगा कि वहां पर डॉक्टर पूरे हैं, स्टाफ पूरा है, दवाइयां पूरी हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, वेटिंग नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल आपने सही बात की कि सभी पार्टियों का मोरलेस यही हाल है कि जो पैसा दिया जाता है वो अंडर यूटिलाइज होता है। सारे राज्यों के, मैं सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो इतना, मतलब देखिए कि इतना जो हॉस्पिटल से 28 हॉस्पिटल थे, उसके अंदर में 78% बजट कम खर्च किया गया। भाई एक तो 19, 10, 20% तो माना जा सकता है कि कुछ हालात, कुछ अवस्थाएं ऐसी बनती हैं या कुछ तरह की अप्रूवल सरकार की होती है, नहीं हो पाती हैं, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन एक बात बताइए, दवाइयां जो हर महीने एक इसेंशियल ड्रग लिस्ट बनती है, जो लोगों को दवाई दी जाती है, वो हर महीने बनती है, वो बनी नहीं। दवाइयां आप ले लेते, एनडीए बिल से एक्रीडेटेड दवाइयां नहीं थी। तो ये तो ऐसा काम था जिसके ऊपर प्रबंधन केवल पार्टी का था, जिसके केवल स्वास्थ्य मंत्रालय का काम था। बाकी सब चीजें मान सकते हैं कि अनयूटिलाइज हो गया, वो अगर बीजेपी की सरकार में भी जाएंगे तो ये भी अभी देखिए, अभी बड़े प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी, मेरा भी आपसे भी यही सवाल है कि अगर हम सरकारी अस्पतालों की हालात देखें, जिसकी सरकार होती जिस पार्टी की, वो तो तारीफ करता है। आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कि विश्व स्तर की सुविधाएं हमारे सरकारी अस्पतालों में है, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला। अगर हम देखें तो बीजेपी शासित राज्यों, कांग्रेस शासित राज्यों, सरकारी अस्पतालों की हालत तो सभी राज्यों में एक जैसी है। सर देखिए, अभी चर्चा हम दिल्ली को लेकर के कर रहे हैं। ये आपका प्रश्न जायज है कि चाहे किसी भी शासित में हो जाए, जो पार्टी सरकार में रहती है उसके हिसाब से सब कुछ ठीक रहता है और जो विपक्ष में रहती है उसके हिसाब से सब कुछ खराब होता है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता सुधीर कुमार जी ने बोला कि देखिए 2% रहता है, 10-15% रहता है तो ठीक रहता है। यहाँ तो 72% संसाधनों का उपयोग किया ही नहीं गया। आप बताइए, मोहल्ला क्लिनिक था, वो घोटाला क्लिनिक था। आप हम लोग को छोड़ दीजिए, हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम तो उसका सखत आवाज उठाएंगे। आप जिन जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक थी, वहां के आदमी की एक बार बात देख लीजिए। मैं अपने कार्यस्थल पे, अपने घर से कार्यस्थल जाने के बीच में 2 मोहल्ला क्लिनिकों को देखता था। उद्घाटन होने के हफ्ते भर बाद से ही वहां पे जो है सन्नाटा पसरा रहता है, जानवर आते जाते हैं, उसका कोई करने धरने वाला नहीं था। तो अब बताइए, उसके बाद आप क्यों ना जनता क्रोधित हो? आप एक तो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज है उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से बेशर्मी इस बात की कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो एकदम चौड़े में आकर के कह रहे हैं। अरे थोड़ा तो नैतिकता रखिए कि आपको 5 साल बाद हार करके जनता के बीच में जाना है तो क्या मुंह खोलेंगे? पार्टी की विचारधारा होती, बात समझ में होती है। नवीन गौड़ जी जवाब दीजिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऊल जलूल और अपने उससे ज्यादा वादे जो दिल्ली की जनता के लिए करे हैं, चाहे वो इन्होंने 2500 रुपए देने हों या इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर या बिजली फ्री देंगे। इन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्कीमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने चला रखी है, उन सारी स्कीमों को कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने कहा था कि 2500 रुपए 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी उस काम के डिस्कशन पे नहीं आना चाहती।
काम के डिस्कशन से बचने के लिए, केवल काम से बचने के लिए, केवल और केवल काम से बचने के लिए झूठ बोलना चाहते हैं। इनके एक नेता का बयान भी आया है कुछ दिन पहले। हाँ, आप अपनी बात करिए। हाँ, इनका देखिए, मोहल्ला क्लिनिक जो है, मोहल्ला क्लिनिक एक ऑल टुगेदर एक नया कॉन्सेप्ट है। दिल्ली के अंदर ये कॉन्सेप्ट हुआ, इसकी चर्चा हुई, इसके ऊपर रिसर्च हुए, इसके ऊपर सर्वेज हुए, इसके ऊपर बाहर दूसरे देशों के लोगों ने, यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करा और रिसर्च में ये पाया गया कि मोहल्ला क्लिनिक एक सक्सेसफुल मॉडल है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के कह सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं। इन्होंने एक उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण दे देता हूं। मैं ग्रीन पार्क के मोहल्ला क्लिनिक में गया, एक बार नहीं, मैं कई बार गया, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं जितनी बार भी वहां गया, हर बार इतनी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और इतनी सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से लेके डॉक्टर को दिखाने से लेके और टेस्ट से लेके ब्लड रिपोर्ट से लेके, हर चीज इतनी सिस्टमैटिक, इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी स्ट्रक्चर्ड मैनर में वहां पर मिली कि हमें खुशी होती थी कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं जो जनता और जनहित की सेवा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल, इनका मकसद क्या था, इनसे पूछिए। एक छोटा सवाल है, भाई वो झूठी रिपोर्ट क्यों लहरा रहे थे? अगर लहरा रहे थे झूठी रिपोर्ट, तो मुझे हमें ये बता दीजिए कि भाई आपने जनता को धोखा दिया कि नहीं दिया? और अगर आपने जनता को धोखा दिया, बेईमानी करी, तो ये गलत है कि नहीं है? तो आपको नैतिक रूप से क्या करना चाहिए? आपकी नैतिकता क्या कहती है? आपने जनता के सामने क्यों झूठ बोला? प्रदीप जी से मैं जवाब लेता हूं। प्रदीप जी, आज 3 मार्च हो गई, 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में पहली किस्त जाने का आपने वायदा किया था चुनाव में। आप इनको तो झूठा कह रहे हैं, ठीक है, अब जो बोले, जो जीता वो सिकंदर है, लेकिन 8 मार्च तक आपने वक्त दिया था। पहली कैबिनेट में आपने कहा था कि इसको हम रखेंगे, पास करेंगे, लेकिन 8 मार्च का वक्त वो पास तो नहीं होगा, पार तो नहीं होगा, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंच जाएंगे। आज 3 तारीख है, 8 मार्च आने में अभी 5 दिन बाकी है। अगर 8 बजे घोषणा करके मोनेटाइजेशन हो सकता है तो 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसा भी जा सकता है। इनको देखिए, मैंने अपनी क्रोध को शांत कर लिया। मैं बड़ी सफाई से कहता हूँ कि 12 वर्षों तक जनता की मेहनत की कमाई के पैसे का खून पीने वाले ये लोग, इनको अभी अधिकार नहीं है। इनको तो ये भी कम से कम सोचना चाहिए कि हमने जो गुड़ किया है, नई सरकार आई है, उसको वो सुधारे, उसको लेकर के आगे बढ़े। उसमें जिस प्रकार के ये रोड़े अपना रहे हैं, जिस प्रकार का ये स्क्रीन टाइम लेना चाहते हैं, जिस प्रकार की ये स्टंट चाहते हैं, जिस प्रकार से ये न्यूज में बने रहना चाहते हैं, बड़ा निंदनीय है। प्रदीप जी, इनकी जुबान तो मत बोलिए आप, कार्रवाई में सहयोग देना चाहिए। प्रदीप जी, अब इनकी जुबान तो मत बोलिए। अब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काम में रोड़े अटका रही है, जो ये कहते हैं भाई, आप बात तो मत कहिए कम से कम। फिर से दोहराइए, मैं क्या ना कहूं? जो आम आदमी पार्टी 10 साल से कहती आ रही है, आप तो कम से कम वो बात मत कहिए कि आम आदमी पार्टी काम में रोड़े अटका रही है। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ज्यादा शोर शराबा करेंगे आप, ज्यादा सदन में शोर शराबा करेंगे आप, बाहर कर देंगे। एक मिनट जी जी, एक मिनट जी, हम काम कर रहे हैं जी, और वो काम दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बोला ना कि 100 दिन के अंदर हम इसको सही दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल, तो आने दीजिए ना, अभी 8 तारीख आने दीजिए। जब पैसा चला जाएगा तो हो सकता है कई लोगों की आवाज बंद हो जाए, कितने लोगों की खुजली बंद हो जाए। लेकिन देखिए सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संविधान अधिकार देता है कि आप छोड़ करें, भूल करें, लेकिन कम से कम जनता के हित में हो रहे वाले कामों पे तो ना बुरी आंख न डालें। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को इनसे एडवाइस लेने या इनके कहे पे चलने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें संविधान का पता है, हमें पता है कि संविधान कैसे चलता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जनहित कल्याणकारी योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। 12 वर्षों से इनकी सरकार थी, क्या बहाना बनाते थे ये? हमने तो करके दिखाया है। जमुना जी में सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है, और ये बड़े काम है सर, ये तुरंत नहीं दिखाई देते कि ठीक है घोषणा कर दी, बैठ के बस हो गया। स्टंटबाजी से कम नहीं चलती राजनीति, सरकार को चलाना स्टंटबाजी का काम नहीं है। वो अपने समय से, और जो समय आएगा तो हम सबको बता देंगे कि देखिए हमने ये कहा और हमने ये कर दिया। चलिए दीपक शर्मा जी, तो सदन में आप करें, इनका साहस कहाँ है सर कि हमारे काम करने से हमें? नहीं, बिल्कुल। दीपक शर्मा जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 100 दिन का रोड मैप हमारा तैयार है, स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव करेंगे, जन औषधि योजनाओं पर भी हम काम करेंगे, चोर बाजारी को हम खत्म करेंगे, सरकार पर बहुत ज्यादा कर्ज है, बावजूद इसके हम बजट में सुधार करेंगे और काम भी करेंगे। दीपक शर्मा जी, आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहली जो
उम्मीदों की बात आती है, उम्मीद जनता को रहती है कि जिसको वोट दे के लाए हैं तो उनके लिए कुछ बेहतर काम करेगा। तो ये जवाबदेही जनता के प्रति होती है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। रही बात, अभी बात चल रही थी स्वास्थ्य मॉडल की, कि स्वास्थ्य मॉडल जो था हमारा इतना बढ़िया स्वास्थ्य मॉडल था, और जो उसका सबसे बढ़िया फेस था ना, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो स्वास्थ्य मॉडल था ना, ये खुद ही अस्वस्थ था। ये जो स्वास्थ्य मॉडल था ये खुद ही अस्वस्थ निकला। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें खुद ही अस्वस्थ है। वो जो उसको फेस बनाया जा रहा था इस स्वास्थ्य मॉडल का मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, उस मोहल्ला क्लिनिक की अगर आप सच्चाई, जो उसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स निकल के आए, आप उस पर नजर डालें, कितने मोहल्ला क्लिनिक्स में टॉयलेट नहीं था, छोटी छोटी जो सुविधाएं होती हैं वो मौजूद नहीं थी, कईयों में दवाई की कमी थी, उपकरणों की कमी थी। अरे कितनी कमी निकली है उसके अंदर। अब बड़ी सुविधाओं की तो बात ही नहीं कर रहे हम। अस्पतालों में जो सुविधाएं होनी चाहिए, कितने अस्पतालों में क्या क्या जो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए अस्पताल बनाने के लिए, वो भी नहीं थी। तो अल्टीमेटली इसको बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। अपनी विफलताओं को अपनी अचीवमेंट बताना जनता माफ नहीं करेगी। नहीं दीपक शर्मा जी, ये बात हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं हमारी दिल्ली में हैं, और अभी भी जो बात कह रहे थे नवीन गौड़ जी के, विश्व स्तर की एजेंसियां आई थी, उन्होंने जांच की और उन्होंने बड़ी तारीफ की। लेकिन आप कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जहां पर सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, जनता संतुष्ट हो। बिल्कुल, मैं वो विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, कमियां हर जगह होती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एटलीस्ट आप नहीं, अगर आप सरकारी अस्पताल में कभी गए हो तो आप जाके देखिए हर राज्य के, नहीं तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, जिस राज्य में कहेंगे मैं जाऊंगा, सरकारी अस्पतालों में कैसी लाइन लगी हुई है, वेटिंग कितनी है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाएं नहीं है, ये हालात है। कई जगह मैं आपकी बात से सहमत हूँ, विनम्रता से इसको स्वीकार करना चाहिए, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जहां जहां जो है अपना योगदान दे। लेकिन सवाल एक बात का हो रहा है, जब आप अपनी किसी भी चीज को लेके आते हैं, और हेल्थ के अंदर पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं है, जनता अपने आप बताएगी आपको। अगर हेल्थ मॉडल आपका बढ़िया था तो जनता अपने आप बताती है आपको। आप बार बार एक ही बात कहे जा रहे हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हमने वहां ये सुविधाएं दे दी, हमने वो सुविधाएं दी। अरे उसमें जो इरेगुलरिटीज निकली है, जनता ने जो सहा है, उसके ऊपर जवाबदेही किसकी है? अब जवाबदेही किसकी है? वो जवाबदेही क्या भाजपा से लेंगे हम? अभी आप सत्ता से आम आदमी पार्टी आई है ना, आम आदमी पार्टी से मांगा जाएगा ना। तो ये मेरा सवाल ये, दीपक शर्मा जी, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने 100 दिन का जो टारगेट रखा है, आपको उस टारगेट पर भरोसा है वो पूरा हो जाएगा? जो कह रहे थे कि हम सारी चीज सुधार कर देंगे, जो चोर बाजारी है उसको खत्म कर देंगे, बेहतर सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। हालांकि उन्होंने कहा बजट नहीं है, लेकिन फिर भी हम सरकार पर कर्जा उस व्यवस्था को बनाए रखेंगे। मेरा सवाल यह कि क्या आपको उम्मीद है कि 100 दिन में बेहतर हो जाएगा काम, या वेट एंड वॉच? हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे, हम कंस्ट्रक्टिव अगर बात करेंगे, रचनात्मक और सृजनात्मक बात करेंगे, तो हमें उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि वो करें ऐसा, और हम कुछ समय भी देना पड़ेगा। आज किस बिना कारण हम क्रिटिसाइज करने चल पड़े, कोई योजना शुरू नहीं हुई, कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ, उसको हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, तो जनता भी देखती है। बिल्कुल दीपक शर्मा जी, चुनाव में भी आपका आशीर्वाद था बीजेपी के साथ? नहीं, हमारा जनहित से नाता है, जन समस्याओं से नाता है, उसको उठाने के लिए हम काम कर रहे थे। चलिए, सुधीर कुमार सोनी साहब, कितनी बड़ी मुश्किल है स्वास्थ्य सेवाओं को एकदम बेहतर करना। हालांकि हम राजनीतिक दलों के इतिहास को देखें तो बाकी राज्यों में भी सरकारें हैं, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, कोई वहां तो कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत बेहतर कर दिया, दिल्ली में भी हम बढ़िया कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जब ये आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी कुछ स्कीम जनता को देखने से बहुत अच्छी लगी, और मोहल्ला क्लिनिक एक उसमें से बहुत अच्छी स्कीम थी कि लोगों को अपने दरवाजे पर एक क्लिनिक और डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। लेकिन अब ये जो सीएजी की रिपोर्ट है ये आपको बता रही है कि वो सुविधा कितनी मिलेगी। तो नेता तो असंवेदन है, वो आज जो पार्टी में कल आप में थे, आज जो बीजेपी में चलेंगे। सुधीर कुमार जी, अनियमितताएं थी, या फिर आप बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ये एक भूकाल था, दिखावा था, जनता को सुविधाएं नहीं मिली? नहीं, ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल नहीं, अनियमितताएं देखिए जो नहीं, अनियमितताएं तो थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी, लोग उससे फायदा नहीं उठा रहे थे, ऐसा भी नहीं था। देखिए, मैं बाकी सुविधाओं पे नहीं जाना चाहता, वो तो एक एम्स में भी चले जाए तो वहां भी एक साल की वेटिंग है।
तो ये कोई विषय नहीं, क्योंकि जनता इतनी है, अगर सप्लाई डिमांड की बात करें तो उसको पूरा करना, और जिस तरह से हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम इस बात की कर रहे हैं कि जहां जीवन नागरिकों का जुड़ा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया टेस्टिंग दवा की उनका टाइम है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर टेस्टिंग हो जानी चाहिए दवाई बढ़ने से पहले। आपने दवाइयों का टेस्टिंग नहीं करवाया, दवाइयों को लोगों को यूज कर दिया, तो ये तो जीवन से खिलवाड़ है। मैं इस बात से मैं किसी पार्टी की विशेष की बात नहीं करता। अभी इनके लिए भी, बीजेपी के लिए भी बहुत आसान नहीं है 100 दिन में ये सारी व्यवस्थाएं कैसे चेंज करेंगे, मुझे नहीं लगता। अब हम 100 दिन के बाद एक बार फिर चर्चा करेंगे। तो कह देना, नारे लगाना एक दूसरा विषय है, लेकिन ग्राउंड पे 50% स्टाफ की भर्ती कर देना, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करना, ये सब मैकेनिज्म बना देना, जो आज 10-11 सालों का जो ध्वस्त सिस्टम है उसको अगर ये कह रहे हैं तो बना देना, ये इतना आसान नहीं है। हम 100 दिन के बाद में फिर एक बार चर्चा करेंगे इन्हीं को लेकर। अभी तो ये रिपोर्ट आई है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जाएगी, अनियमितता कितनी है ये तो वो तय करेंगे। हम लोग चर्चा कर सकते हैं, केवल जो दिखाई दे रहा है। चलिए 100 दिन के बाद फिर देखेंगे। नवीन गौर जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए। हाँ जी, देखिए 100 दिन से ना मुझे एक जुमला याद आता है, 100 दिन में काला धन लेके आएंगे। इनको 100 दिन का बड़ा ये रहता है, 100 दिन में ये करेंगे, 100 दिन में ये करेंगे, 100 दिन में काला धन भी लेके आने वाले थे। आज बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी काले धन की, आज बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी डिमोनेटाइजेशन की, आज बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी 15 लाख रुपए की 2 करोड़ नौकरियों की, जिनको जुमला बता चुके हैं, खुलेआम नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जुमला बता चुके हैं। जिसमें मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी को, स्मार्ट सिटी को भूल गए आप। मैं बस 10 सेकंड। देखिए आम आदमी पार्टी को ना तो सरकार चलाने का तजुर्बा था और ना विपक्ष में बैठने का तजुर्बा था। आम आदमी पार्टी ने बिना तजुर्बे बहुत अच्छी सरकार चलाई, 3 बार सरकार चलाई, आज पंजाब में भी सरकार चलाई, और अब की बार विपक्ष में बैठने का भी तजुर्बा हो जाएगा। विपक्ष में भी उतनी ही मजबूती के साथ भूमिका निभाएंगे और इनको याद दिलाएंगे कि भाई 2500 रुपए दो, निःशुल्क बिजली दो, जो आपने वादे करे हैं उनको पूरा करो, इनको याद दिलाते रहेंगे। ये हमारा काम है, जनता ने हमारी ये भूमिका दी है, और इनकी जो गलतियां हैं उनको जनता के सामने उजागर करेंगे। इनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, लेकिन विधानसभा में मुद्दा कुछ है और आप शोर किसी मामले को लेकर उठा रहे हैं, तो ऐसे विपक्ष की भी तो भूमिका आपको ढंग से निभाना पड़ेगी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये टॉयलेट्स की बात कर रहे थे, ये वो पार्टी है, इनको 5 लाख का हाई कोर्ट से जुर्माना लगता है हरियाणा के अंदर कि सरकारी स्कूल में महिलाओं के लिए, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉयलेट नहीं है। 46% हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है। 57% ग्राउंड स्टाफ जो काम करता है हरियाणा में, मेडिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, 57% स्टाफ की कमी है। अगर दवाइयों की बात करें अगर इनके बजट की बात करें, इन्होंने 2023 में जो इनका बजट था उसका केवल 48% बजट ही प्रयोग करा था। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, किसी एक महकमे की नहीं, ओवरऑल 48% बजट के बारे में बजट इन्होंने यूटिलाइज करा था। तो ये जो इनको थोड़ा अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। और देखिए आरोप लगाते हैं जब ये दूसरों की चीजों में झांकते हैं तो इनकी आंखें 8 मेगापिक्सल के कैमरे की तरह काम करती हैं, पर जब खुद की बात आती है तो इनकी आंखें भी बंद हो जाती हैं, इनके कान भी बंद हो जाते हैं और इनका मुंह भी बंद हो जाते हैं। तो फिर ये बापू के कहां से लेके आए हैं? मैं बता रहा हूं, आप देखिए ना, अरे देखिए पुलाव पकड़ देने से आप चेक करिएगा, रेफरेंस आपने बोला, चेक करिएगा। आपको हाई कोर्ट में 5 लाख का जुर्माना लगाया कि नहीं लगाया? आपके अंदर हरियाणा के अंदर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा कि नहीं लगा? पार्टी का ये जो चरित्र है ना, आप बताइए ना, 5 लाख का जुर्माना हाई कोर्ट में लगाया कि नहीं लगाया हरियाणा में? आप बताइए ना। 47% आपको शर्म आनी चाहिए, आप झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो। बताइए ना कौन सी हरियाणा की रिपोर्ट का, बताइए कौन सी रिपोर्ट थी, कौन सी रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में प्रयोग नहीं जनता कौन सी रिपोर्ट थी जिससे आप झूठ बोल के साथ बेईमानी कर रहे थे? बताइए बताइए ना 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, बताइए ना 15 लाख रुपए देने वाले थे, बताइए ना 100 दिन में काला धन आने वाले थे। आप बात करो नैतिकता की, आपके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपकी और आपकी पार्टी की विचारधारा इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। आपकी विचारधारा इस देश को डिवाइड करने का काम कर रही है। आपकी विचारधारा इस देश में डिवाइड और रूल का काम कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए, लगातार झूठ बोलते हो, जनता के साथ बेईमानी करते हो, अपने झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर रिपोर्ट प्रिंट करी, आपको लगातार जुर्माने लगते हैं। आपको पता है, आपको बड़ा चिल्ला के कहते हो
गंगा जमुना सफाई, यूपी गवर्नमेंट के ऊपर जुर्माना लगाया हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट के ऊपर गंगा जमुना की सफाई को लेकर। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो कह रहे हो, आप झूठ और बेईमानी की उस पे खड़े हुए हो। लेकिन नवीन जी, लेकिन एक मिनट, नवीन गौर साहब, प्रदीप जी नवीन जी, लेकिन नवीन गौर साहब, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने 100 दिन का वक्त मांगा है कि 100 दिन के अंदर हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर देंगे, 100 दिन इंतजार करिए, फिर आप अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बीजेपी शासित राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को फिर तुलना कीजिए, फिर कमियां निकालना। हमने देना थोड़ी है वक्त, हमने कहीं साइन थोड़ी करने हैं, करेंगे 100 दिन में करें, तो कह रहे विपक्ष के तौर पर इनके तो भी झूठे है ना ये, क्योंकि काला दिन नहीं ला पाए 100 दिन में, तो इन पे भरोसा नहीं होता ना किसी को। अब बताइए, इनसे पूछिए 100 दिन में काला दिन लाने वाले ने क्यों नहीं लाए, तो ये 100 दिन में कैसे कर देंगे? चलिए जवाब देते प्रदीप सिंह जी। जिस तरह से देखिए राजनीतिक दल जो वायदे करते हैं ना, सारे वायदे तो कोई भी पूरे नहीं करता है। नहीं आसिफ जी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जी। ये लोग कह रहे हैं कि अभी इनको विपक्ष में बैठने का अनुभव नहीं है, इनको तो सरकार चलाने का भी अनुभव नहीं था। एक एग्जांपल मैंने खुद ही कहा, नहीं था। आप रुकिए नवीन गौर जी, सुनिए प्लीज, शांत रहिए, अच्छा रहेगा। इन्होंने पंजाब में बहुत सारे लोगों की सुरक्षा हटा दी थी और हटाने के बाद उसको पब्लिसाइज कर दिया। सरकारें बहुत सारे काम करती हैं जिनको पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। दिल्ली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, तो ये लोग जिस प्रकार की राजनीति करने आए थे, गधैया गोल में पढ़ने का अकल लेकर के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो वो बहुत जेल के अंदर बैठ के आपके राज में जेल के अंदर बैठ के अपराधी खुलेआम धमकियां देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के बचा बचिए, खुलेआम धमकियां देते हैं। आपकी सरकार निरर्थक है, निरर्थक। आपकी सरकार का कोई अर्थ नहीं है इस देश में। आप समझ रहे हो कुछ? आप समझ रहे हो? आप घर के बाहर जेल से गुंडे धमकियां देते हैं, खुलेआम धमकियां देते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। शर्म आनी चाहिए आपको। नवीन गौर जी, थोड़ा सा सवाल। नवीन गौर जी, नवीन गौर जी आ रहा हूं मैं आपके पास। नवीन गौर जी थोड़ा सा धैर्य। नवीन गौर जी प्लीज, नवीन गौर जी प्लीज। मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। थोड़ा सा हम भारतीय जनता पार्टी के राज में इन गुंडे गैंग जेल से बैठ के धमकियां देती हैं, सब जानते हैं, और ये कुछ नहीं कर पा रहे। साबरमती जेल से विधायक आपका पकड़ा गया था। शर्म करो, शर्म करो, शर्म। चलिए चर्चा को कहां आप कानून व्यवस्था को लेकर, हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात कर रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, आप लोग कहां ले गए? कानून व्यवस्था के ऊपर ले गए। जनता मारेगी आपको, आज शाम को घर से बाहर मत निकलना आप। तीन बार आपकी पिटाई करिए, आपको विपक्ष में रहने का अच्छा तजुर्बा है, और इसीलिए आज भी आप विपक्ष की टोन में बात कर रहे हो। अभी आपके दिमाग में से विपक्ष वाला भूत गया, अभी आपके दिमाग में से विपक्ष वाली वो नहीं गई है, अभी भी आप विपक्ष में ही हो। पता खुलती जा रही है, आपको पिटाई पड़ेगी, निकलना मत घर से बाहर आप। प्रदीप जी मैं बता रहा हूँ, अभी भी आप विपक्ष वाले मोड में ही हो, आपका चैनल चेंज नहीं हुआ है, विपक्ष में ही बैठे हो आज तक। बताइए सुधीर जी, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आप इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, क्या ये आज भी विपक्ष की तरह नहीं बात कर रहे? लेकिन नवीन गौर जी, एक मिनट, प्रदीप जी अगर विपक्ष के लग रहे हैं तो आपका व्यवहार भी ऐसे ही सत्ता में बैठे, आपका व्यवहार भी ऐसे ही लग रहा है सत्ता में बैठे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप नहीं चुप रहे, अगर वो विपक्ष में तो आप भी ऐसे ही सत्ता में बैठे। दीपक शर्मा जी कैसे? आसिफ खान जी, प्रदीप जी बात पूरी करिए। आसिफ खान जी देखिए, ये एग्जैजरेट करके बातें बहुत देर तक नहीं चलती है। इनकी काट की हाड़ी खत्म हो चुकी है, नई सरकार आई है, वो अपना काम कर रही है। बिल्कुल सरकार चलाना कोई पढ़े लिखे, ये जो कहते थे हम पढ़े लिखे लोग हैं, आईटीएन है, फलाने हैं, धमाके हैं, जनता ने देख लिया। जनता का जो डिग्री सच्ची है ना हमारी, लेकिन 11-12 साल चला दी सरकार, 11-12 साल तो सरकार चला ही उन्होंने, और जनता ने विश्वास किया। ऐसी डिग्री को मैं जलाना पसंद जिसमें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी गलत है, आखिरी कमेंट्स, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी, आखिरी कमेंट्स दीपक शर्मा जी, आसिफ खान जी
ऐसी डिग्री को मैं लात मारता नहीं, हूँ नहीं। जो डिग्री लेकर के व्यक्ति दिल्ली जिसमें में यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत होती है, ऐसी डिग्री को ये लात नहीं, आप मारते हैं। एजुकेशन को ऐसे मत कहिए। दीपक शर्मा जी, नहीं, ये 10 सेकंड में डिग्री की आखिरी बात कमेंट। कह रहे हैं। सुनिए सर, दिल्ली का खून पी गए ये, और ये आप बात कर रहे हैं कि हमारी डिग्री चलिए, अच्छी है। दीपक शर्मा जी आखिरी आपने कमेंट। पिया है, चाहिए जो दिल्ली के कानून को दीपक शर्मा जी, दीपक शर्मा जी आखिरी कमेंट। खून आपने पिया है। दीपक शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, दीपक नवीन गौड़ जी, हो गया जी आखिरी कमेंट्स आपका 10 सेकंड में। आसिफ जी, जी आसिफ जी, देखिए हम क्या कहते हैं। एक पहली बात तो ये है कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब विपक्ष में बैठने का अनुभव ले रहे हैं, लेकिन 2013 में आरोप लगाने का अनुभव पता नहीं कहां से लेके आए थे। तो अच्छी सरकार थी, विकास की सरकार थी। दीपक शर्मा जी, अब आप सरकार से भी कुछ पूछ लीजिए। प्रदीप जी बैठे, अभी भी आप आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साध रहे हैं। अब आप सरकार में बीजेपी आ गए, इन पर भी, इनसे भी कुछ पूछ लीजिए। भाजपा की बात करते हैं, भाजपा को भी बड़ी निर्मलता के साथ जो मैंडेट मिला नहीं, भाजपा की तो बात ही नहीं करेंगे ये भाजपा की बात नहीं करेंगे, ये तो आम आदमी पार्टी की बात। अगर एक के बाद जवाब जरूर मांगेंगे, एक चीज पे जवाब लिया जाएगा। जो वादे कर रहे हैं, सब वादों के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, लेकिन हम रचनात्मक भूमिका निभाने आए हैं। अभी से हम आरोप और प्रत्यारोप करके मुद्दों से भटकना नहीं चाहते कि आप पंजाब पे बात कीजिए, आप हरियाणा में बात कीजिए, हम बात करेंगे केवल दिल्ली के ऊपर। चलिए सुधीर कुमार जी, 10 सेकंड में क्या कहना चाहिए? 10 सेकंड आखिरी कमेंट। मैं आसिफ साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, शायद ये जो चर्चा है ये मुद्दों से भटक गई। मेरा अपना मानना है कि हमको बिल्कुल अभी सही कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि हमको मुद्दों पे और दिल्ली के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। तो एक कोई भी आदमी, वो पढ़ा लिखा जो भी ज्ञानी आदमी है, उसको इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। लिहाजा बात ये है कि जो इसकी हम अब इसकी कमेंट पर जो बात कर रहे हैं, तो आने वाले 100 दिन बीजेपी के लिए भी बहुत आसान नहीं है, वो राह आसान नहीं है, कमी निकालना बहुत आसान है। दूसरी बात, जो कैग की जो रिपोर्ट है हेल्थ की, इसमें कहीं से कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसमें अनियमितताएं हैं। जब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जाएगी, इसमें चलिए, जिम्मेदारी अनियमितताएं, इसीलिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष में बिठा दिया और बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी को पूरी तरह से जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने के लिए मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी। अब देखना यह है कि क्या कुछ बीजेपी की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।